राधे राधे भाई। गुड इवनिंग सभी को, कैसे हैं आप लोग? चलिए एक बार मैं बैटरी चेंज कर लेता हूँ। कहाँ तक हो गया था ये मुझे बताना एक बार। हमने नियम तक पढ़ लिया था ना? नियम तक पढ़ लिया था। जय जगन्नाथ, राधे राधे बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नियम तक पढ़े। अब मुझे बताओ, जितनी भी एटमॉस्फेयर गैसेज है, जितनी भी नोबल गैसेज प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उनमें से उन नोबल गैसेज में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मिलती है ये आपको बताना। जितनी भी नोबल गैसेज मिलती है एटमॉस्फेयर में, उनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी नोबल गैस मिलती है ये आपको बताना। ये मैंने पढ़ाया था कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी नोबल गैसेज मिलती है, उनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है आर्गन। कौन सी मिलती है? आर्गन। तो लिखो, क्या डालोगे? आर्गन। लिखोगे। इट इज प्रेजेंट। इट इज प्रेजेंट इन द इट इज प्रेजेंट इन द abundant amount. It is present in the abundant amount in atmosphere. It is present in the abundant amount in atmosphere among all noble gases. Among all noble gases. हिंदी में लिखोगे। सभी अक्रिय गैसों में से, सभी अक्रिय गैसों में से, ऐसे लिखो, इसको ज्यादा बेटर रहेगा। सभी उत्कृष्ट, सभी उत्कृष्ट गैसों में से, गैसों में से आर्गन गैस, सभी उत्कृष्ट गैसों में से आर्गन गैस, आर्गन गैस वायुमंडल में, सभी उत्कृष्ट गैसों में से आर्गन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। सभी उत्कृष्ट गैसों में से आर्गन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। इसका यूज कहां पर करते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बेटा। एक तो इसका यूज हम फ्लोरोसेंट ट्यूब में करते हैं, ठीक है ना बेटा। साइंस के लिए अच्छी बुक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो तीनों कवर करे, वो अगले साल अप्रैल के आसपास आएगी, वो मेरी बुक होगी, ठीक है ना, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको अच्छी लेवल पर सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको एक साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कोई भी अच्छी बुक है नहीं। किसी में कुछ बढ़िया, किसी में कुछ बढ़िया, मतलब हर जगह अच्छा नहीं दे रखा। चलिए, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, बुक तो बहुत सारी है, लेकिन अभी कैसी बुक आएगी एग्जाम ओरिएंटेड होगी, अगले साल अप्रैल में तक आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस होती है बेटा? आर्गन भी होती है, नियॉन भी होती है, दोनों होती है। और दोनों में से किसकी मात्रा ज्यादा होती है? आर्गन की मात्रा ज्यादा होती है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, बिजली का जो बल्ब होता है, उसके अंदर कौन सी गैस होती है? आर्गन होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी होती है? आर्गन होती है। तो लिखोगे, इट इज प्रेजेंट इन इट इज प्रेजेंट इन इट इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इट इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब। इट इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब। यह विद्युत बल्ब, यह विद्युत बल्ब, यह विद्युत बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में होती है। यह विद्युत बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में होती है, ठीक है भाई। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। निम्न में से, निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग, निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग, निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में, ट्यूब में किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए। नियोन प्लस सोडियम ऑक्साइड, आर्गन प्लस सोडियम ऑक्साइड। हिंदी में नाम है बेटा, ये नाम है, हिंदी में एज इट इज रहेंगे। नियोन प्लस मरकरी वेपर,
आर्गन प्लस मरकरी वेपर, बताइए बेटा इसका आंसर क्या दूंगा, क्या आंसर दोगे इसका बताइए। आज मैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराऊंगा, अगली वीक से कराऊंगा, अगली वीक से नहीं, हमने इस वीक में, मैंने इस वीक से करानी थी बेटा, अगली वीक से मैं करा दूंगा, मॉर्निंग में कराया करूंगा, ठीक है ना। इसका आंसर बताइए, क्या आंसर दोगे, देखो बेटा, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर नियोन भी होती है और आर्गन भी होती है, दोनों में से ज्यादा मात्रा किसकी होती है, आर्गन की होती है, ठीक है। यानी या तो आंसर आपका ऑप्शन बी होगा या डी होगा। अब ये जो सोडियम होते हैं, ये जो सोडियम होता है, इससे जो कलर आता है बेटा, इससे जो कलर आता है वो ब्लू कलर आता है या नहीं, आता है ना, सोडियम से ब्लू कलर आता है या नहीं, आता है ना, मूर्ख को कहाँ आता है, येलो आता है। तो जो सोडियम होता है ना, ये क्या करता है, येलो कलर देता है बेसिकली, सोडियम क्या करता है, येलो कलर देता है। तो अगर हम आर्गन के साथ सोडियम ऑक्साइड का यूज करेंगे, अगर आर्गन के साथ सोडियम ऑक्साइड का यूज करेंगे, तो जो ट्यूब है उसका कलर कैसा होना चाहिए, येलो होना चाहिए, उस ट्यूब का कलर कैसा होना चाहिए, येलो होना चाहिए। तो क्या आपको ट्यूब के अंदर येलो कलर दिखाई देता है, अगर आपको ट्यूब के अंदर येलो कलर दिखाई देता है तो आप नॉर्मल नहीं हो, आपको इलाज की जरूरत है ना, क्योंकि ट्यूब के अंदर येलो कलर नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्गन के साथ हम सोडियम ऑक्साइड का यूज नहीं करेंगे, तो यही आंसर आ जाएगा। तो आर्गन के साथ किसका यूज करेंगे, सोडियम ऑक्साइड का। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है बेटा, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें किसका यूज किया जाता है, आर्गन प्लस मरकरी वेपर का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, आर्गन प्लस मरकरी वेपर का यूज किया जाता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को, चलिए। अब मुझे एक बात बताओ, स्ट्रीट लाइट देखी आप लोगों ने, स्ट्रीट लाइट देखी है, हाँ जी स्ट्रीट लाइट देखिए, हाँ सर देखिए, काम तो कुछ है नहीं, गलियों में घूमते रहते हैं, बेरोजगार हैं, देखिए। तो हम बेटा येलो कलर की स्ट्रीट लाइट्स के बारे में बात करते हैं। वो स्ट्रीट लाइट्स जो कैसा कलर देती है, येलो कलर देती है। वो स्ट्रीट लाइट कैसा कलर देती है, जो येलो कलर देती है। तो येलो कलर के लिए कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है, सोडियम रिस्पॉन्सिबल है। तो स्ट्रीट लाइट्स में जो येलो कलर वाली स्ट्रीट लाइट्स होती है उनके अंदर कौन से सब्सटेंस का यूज होगा, लैंप्स के अंदर सोडियम वेपर्स का यूज होता है, किसका यूज होता है, सोडियम वेपर्स का यूज होता है, ठीक है। इन स्ट्रीट लाइट्स ऑफ येलो कलर, इन स्ट्रीट लाइट्स ऑफ, इन स्ट्रीट लाइट्स ऑफ येलो कलर, इन स्ट्रीट लाइट्स ऑफ येलो कलर सोडियम वेपर्स आर यूज्ड, इन स्ट्रीट लाइट्स ऑफ येलो कलर सोडियम वेपर्स आर यूज्ड। हिंदी में लिखोगे, गलियों में रोशनी के लिए, गलियों में रोशनी के लिए, गलियों में रोशनी के लिए, गलियों में रोशनी के लिए जिन पीली लाइटों का, गलियों में रोशनी के लिए जिन पीली लाइटों का प्रयोग किया जाता है, गलियों में रोशनी के लिए जिन पीली लाइटों का प्रयोग किया जाता है उसमें, उसमें सोडियम वाष्प भरे होते हैं। रोशनी के लिए जिन पीली लाइटों का प्रयोग किया जाता है उसमें सोडियम वाष्प भरे होते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट गैस आती है बेटा क्रिप्टॉन, नेक्स्ट गैस आती है क्रिप्टॉन। चलिए, देखो क्रिप्टॉन गैस का यूज करते हैं बेटा फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट में, कहाँ यूज करते हैं, फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट में, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्यों होती है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। देखिए एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ बेटा, फिल्म एक काल्पनिक कहानी बताता हूँ, ठीक है। आप लोग कुछ लोग के साथ रियल भी हुई होगी, ठीक है, लेकिन याद करने की समझा रहा हूँ। देखिए आप लोग फेसबुक चलाते हो या इंस्टाग्राम चलाते हो, हाँ सर चलाते हैं, किसी ना किसी को सर्च करते रहते हो, हाँ सर करते रहते हैं, काश कोई मिल जाए। जैसे कोई मिला या मिली, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड, फिर वेट करते हो कब वो एक्सेप्ट होगी, और जिस दिन वो एक्सेप्ट होती है उस दिन आप खाना भी नहीं खाते है ना, क्योंकि आपको खुशी इतनी होती है। फिर आप उससे बातचीत करते हो, मिलने का प्रोग्राम बनाते हो, और जब आप उसे मिलने जाते हो तो आप उसे चुप चुप कर देखते हो, ये वही है कोई और तो नहीं। और जैसे आप उसे देखते हो आप हो जाते हो बेहोश, क्यों, क्योंकि वहाँ आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, और जो फेसबुक पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता था। अब ये कैसे हुआ, क्रिप्टॉन गैस की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि ब्लैक को भी बना देती है बिल्कुल व्हाइट। तो इसीलिए बेटा डीपी पर ध्यान ना दे, वो किसका कमाल है, क्रिप्टॉन गैस का। आजकल तो फिल्टर भी आ गए हैं, वो अलग कहानी है। हम जो बात कर रहे हैं वो कैमरा की जो फ्लैश लाइट होती है, डिजिटल कैमरा की जो फ्लैश लाइट होती है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो डिजिटल कैमरा की जो फ्लैश लाइट होती है, ठीक है। अब देखो, अब अपने फोटोग्राफ्स को कंपेयर करो, अब अपने फोटोग्राफ्स को कंपेयर करो, पुराने वाले फोटोग्राफ ज्यादा अच्छे आते हैं, अब वाले ज्यादा अच्छे आते हैं, इसमें क्वालिटी बढ़िया मिलती है, अब वाली जो क्वालिटी ज्यादा बढ़िया है। यानी कि अब जो गैस यूज होती है उसकी इंटेंसिटी क्रिप्टॉन से भी ज्यादा एक तरीके से, ठीक है। तो अब हम कौन सी गैस यूज करते हैं, जिनोन। तो पहले फोटोग्राफी में कौन सी गैस यूज होती थी, क्रिप्टॉन, और अब कौन सी होती है बेटा, जिनोन। बिल्कुल एक ही मिसाइल यूज इसका, इनिशियली, इनिशियली क्रिप्टॉन was used, initially krypton was used, initially krypton was used in the, in the flashlight of, in the flashlight of photography, initially krypton was used in the flashlight of photography, but now, but now, but now xenon is used, but now xenon is used। हिंदी में लिखोगे, पहले, पहले फोटोग्राफी, पहले फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट में, पहले फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट में, पहले फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट में क्रिप्टॉन, पहले फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट में क्रिप्टॉन गैस का, क्रिप्टॉन गैस का प्रयोग किया जाता था,
क्रिप्टॉन गैस का प्रयोग किया जाता था, परंतु अब जिनोन गैस का प्रयोग किया जाता है, परंतु अब जिनोन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताइए, लिखवाया बेटा सुमन? अगर आपके बैच में मैटर बढ़ा दिया होगा तो वहां पर मैंने सब लिखवाया है। चलिए नहीं बढ़ाया तो आगे पढ़ाएंगे, टेंशन ना ले। मेकअप में भी यूज होता है क्या? चलिए अभी तक आपने क्या पढ़ा? जितनी भी नोबल गैसेज होती हैं, जितनी भी नोबल गैसेज होती हैं, क्या वो किसी के साथ रिएक्शन करती हैं? नहीं करती। लेकिन इनमें से बेटा एक ऐसी नोबल गैस है जो स्टेबल होने के बावजूद रिएक्शन करती है, ठीक है ना? और वो कौन सी है? वो है आपकी जिनोन। वीडियो अपलोड हो तो गया होगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लाइव पढ़ाएंगे सब। हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो लाइव पढ़ाऊंगा सब। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद है जिनोन। अब देखो जिनोन स्टेबल होने के बावजूद क्यों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। देखिए मुझे एक बात बताइएगा, किसी भी एलिमेंट को बेटा बॉन्ड बनाना है तो देखिए मैं आपको दो एटम्स के बारे में बता रहा हूँ। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा केस है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? जब भी किसी एलिमेंट को बॉन्ड बनाना होता है तो कौन से इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है। कौन से इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी निकलेगा, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी निकलेगा वो उतना जल्दी बॉन्ड बनाएगा और उतना जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो किसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा बेटा? देखिए ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से पास है तो इन दोनों में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस से दूर है तो यहाँ पर अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, ठीक है? अब मुझे बात बताओ, पहले और दूसरे में से किसका साइज आपको ज्यादा दिख रहा है? जितना ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेंटर से ज्यादा दूर होगा उतना ही क्या होगा? साइज बड़ा होगा, उतना ही क्या होगा? साइज बड़ा होगा। तो यानी कि अगर साइज बड़ा है, अगर साइज बड़ा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? पुअर होगा, कमजोर होगा। तो यानी कि अगर साइज बड़ा है तो हम उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, अगर साइज बड़ा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है? चलिए तो पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा कि जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, पीरियोडिक टेबल में जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो साइज क्या होता है बेटा? बढ़ता है। डाउन द ग्रुप चलते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब अगर साइज इंक्रीज होगा, अगर साइज इंक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा। तो जिनोन तक जितनी भी नोबल गैसेज होंगी, जिनोन तक जितनी भी नोबल गैसेज होंगी, यहाँ तक इन पांचों नोबल गैसेज में से सबसे बड़ा साइज किसका होगा? जिनोन का होगा सबसे बड़ा साइज। अगर साइज बड़ा होगा तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेंटर से काफी दूर होगा, सेंटर से काफी दूर होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। लेकिन जिनोन क्या है बेटा? स्टेबल गैस है। जिनोन क्या है? स्टेबल गैस है। ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट आएगा इसका इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिमेंट आएगा इसका इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। इसके लिए कुछ स्पेशल टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं हरामी एलिमेंट्स। पूरी पीरियोडिक टेबल के सबसे बड़े हरामी होते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन। कौन से होते हैं? फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो जैसे ही जिनोन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आती है तो ये क्या करते हैं? जिनोन का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ से आपके सिलेबस में 4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सी नोबल गैस बेटा जो बॉन्ड बनाती है? कौन सी नोबल गैस जो बॉन्ड बनाती है? जिनोन बनाती है। दूसरा, क्यों बनाती है? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तीसरा, किसके साथ बनाती है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बनाती है। किसके साथ बनाएगी? ये सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बनाएगी। इन्हीं के साथ क्यों बनाएगी? क्योंकि हरामी है। इस हरामीपन को बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है? चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको पार्ट 2 में पढ़ा रखी होगी, ठीक है ना? चलिए तो यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करना था, तो लिखोगे ड्यू टू ग्रेटर साइज ऑफ जिनोन, ड्यू टू ग्रेटर साइज ऑफ जिनोन, ड्यू टू ग्रेटर साइज ऑफ जिनोन इट फॉर्म्स, ड्यू टू ग्रेटर साइज ऑफ जिनोन इट फॉर्म्स bond with, it forms bond with fluorine and oxygen only. Due to greater size of xenon it forms bond with fluorine and oxygen only, fluorine and oxygen only because fluorine and oxygen, because fluorine and oxygen are the most electronegative elements, because fluorine and oxygen are the most electronegative elements. ठीक है, हिंदी में लिखोगे बेटा, नोट कर चुको यहाँ तक? हिंदी में लिख रहा हूँ आगे। चलिए लिखोगे जिनोन की, जिनोन की परमाणु त्रिज्या, जिनोन की परमाणु त्रिज्या, जिनोन की परमाणु त्रिज्या अधिक होने के कारण, जिनोन की परमाणु त्रिज्या अधिक होने के कारण यह केवल, यह केवल जिनोन की परमाणु त्रिज्या अधिक होने के कारण यह केवल, यह केवल फ्लोरीन, यह केवल फ्लोरीन, जिनोन की परमाणु त्रिज्या अधिक होने के कारण यह केवल फ्लोरीन, यह केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, यह केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। जिनोन की परमाणु त्रिज्या अधिक होने के कारण यह केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ आबंध बनाती है। ठीक है, अब देखो जितनी भी नोबल गैस थी उनमें से सिर्फ कौन सी बॉन्ड बना रही है बेटा? केवल जिनोन बॉन्ड बना रही है। कौन सी बॉन्ड बना रही है? जिनोन बना रही है, बाकी तो नहीं बना रही। यानी कि जिनोन का जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंज है या नहीं? जिनोन का जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंज है या नहीं? स्ट्रेंज है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, अजनबी गैस बोलते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज
स्ट्रेंजर गैस, इसे इसे स्ट्रेंजर इसे स्ट्रेंजर या अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। इसे स्ट्रेंजर या अजनबी गैस के नाम से, इसे स्ट्रेंजर या अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हाँ बेटा, मंडे टू फ्राइडे क्लास कराते हैं, लेकिन मॉर्निंग में दूसरे सब्जेक्ट की क्लास चलती है। ठीक है ना बेटा दीपक, आपकी दूसरे सब्जेक्ट की क्लास चलती है शायद सुबह 7 से 8 या 8 से 9 कुछ है, मैंने बात की थी। चलिए, अब इसका यूज़ करते हैं बेटा हम लोगों को बेहोश करने में, ठीक है ना, इसलिए इसका एक नाम हो रहा है एनेस्थेटिक गैस। तो नेक्स्ट लिखोगे, इट इज आल्सो नोन एज 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 एनेस्थेटिक गैस। इसे बेहोश करने वाली इसे बेहोश करने वाली इसे बेहोश करने वाली गैस के नाम से गैस के नाम से जाना जाता है। इसे बेहोश करने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए, अब नोट में मैं आपको एनेस्थेटिक एजेंट एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है ना, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों को बेहोश करने में यूज़ करते हैं। एनेस्थेटिक एजेंट, एनेस्थेटिक एजेंट तो कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो जिनोन अभी पढ़ा हमने, एक तो गैस जिनोन, दूसरा आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म सुना होगा। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। तीसरा है ईथर, ईथर का भी यूज़ करते हैं। चौथा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस बोलते हैं। तो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं हम लोगों को बेहोश करने में। ठीक है, कोई डाउट हो बताइए, नोट करके डालने के फिर आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स कंप्लीट होने वाला आपका सिलेबस। ठीक है, कोई नहीं, अगर फिजिक्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम आपकी क्लासेस बढ़ा देंगे। चलिए, कोई नहीं, मैं भी मेरा भी कोशिश यही रहेगी इस मंथ में आपका उस एक बैच तो कंप्लीट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है बेटा रेडोन। रेडोन क्या एक रेडियो एक्टिव गैस है, इससे अगला चैप्टर रेडियो एक्टिविटी है, उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो कैसी है ये रेडियो एक्टिव गैस है, तो लिखोगे इट इज ए रेडियो एक्टिव गैस। इट इज ए रेडियो एक्टिव गैस। यह एक रेडियो सक्रिय गैस है। यह एक रेडियो सक्रिय गैस है। ठीक है, इसका यूज कहाँ पर करते हैं बेटा? हम रेडियो थेरेपी में इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, कहाँ यूज करते हैं? रेडियो थेरेपी में। लिखोगे इट इज यूज्ड इन इट इज यूज्ड इन रेडियो थेरेपी। इट इज यूज्ड इन रेडियो थेरेपी। इसका प्रयोग इसका प्रयोग इसका प्रयोग विकिरण चिकित्सा में किया जाता है। इसका प्रयोग विकिरण चिकित्सा में किया जाता है। इसका प्रयोग विकिरण चिकित्सा में किया जाता है। ठीक है, तो ये कहानी थी बेटा नोबल गैसेस के बारे में। किसी बच्चे को डाउट पूछना तो बताइए। फिजिक्स में कितनी क्लासेस हुई आपकी? हम्म? चलिए बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। यह अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह, यह सन। ठीक है, और ये बना देते हैं बेटा एटमोसफेयर। ये बना दिया हमने एटमोसफेयर। ठीक है, चलिए ये हो गया एटमोसफेयर, वायुमंडल।
कितनी क्लासेस में फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी अंदाजा? चलिए, अब सन से जो रेज आ रही हैं, सन से जो रेज आती है बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? आप लोगों ने सुना होगा कि सन से जो रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट भी आती है और इंफ्रारेड भी आती है। बेटा मेरी मेरी क्लास जो होती है वो होती है मंडे को और वेडनेसडे को, जो कि कुछ टाइम बाद, तो टाइम 7 से 8 होती है, तो हम टाइम चेंज करेंगे उसका, अभी एक दो वीक बाद फिर कर देंगे। चलिए ठीक है, इधर देखिए आप। तो सन से जो रेज आती है इनको बोलते हैं बेटा हम शॉर्ट वेव्स। क्या बोलते हैं? शॉर्ट वेव्स, छोटी तरंगे। ध्यान से सुनना, इन्हें क्या बोलते हैं हम? शॉर्ट वेव्स बोलते हैं, छोटी तरंगे बोलते हैं। ठीक है, इसमें दोनों होती है बेटा, इंफ्रारेड भी होती है, अवरक्त तरंगे भी होती है और अल्ट्रावायलेट भी। इंफ्रारेड भी होती है और अल्ट्रावायलेट भी, ठीक है ना? अगर हम बात करें इनमें से इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट में से किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा? इंफ्रारेड जो वेवलेंथ का सिंबल होता है ये लैम्डा, ठीक है ना? इंफ्रारेड का सिंबल क्या होता है? लैम्डा। तो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है? इंफ्रारेड की ज़्यादा होती है। तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? शॉर्ट वेव्स आ रही थी, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट दोनों आ रही थी, तो अब ऊपर कौन सी जाएंगी? किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है? अल्ट्रावायलेट की ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा है? अल्ट्रावायलेट की ज़्यादा है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं फिर? लॉन्ग वेव्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको हम? लॉन्ग वेव्स, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है। तो यार एटमॉस्फेयर में क्या होता है? ध्यान से सुनना, एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेज होती है, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं कुछ ऐसी गैसेज, सारी नहीं, इस एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेज हैं जो क्या करती हैं? इन शॉर्ट वेव्स को तो जाने देती हैं, लेकिन इन लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जो गैसेज लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब करती हैं उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। और ये ट्रैपिंग ऑफ गैसेज क्या कहलाता है? सॉरी, ट्रैपिंग ऑफ ये लॉन्ग वेव्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। लिखो बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट की, द ट्रैपिंग ऑफ द ट्रैपिंग ऑफ द ट्रैपिंग ऑफ द ट्रैपिंग ऑफ, अरे ये अल्ट्रावायलेट नहीं बेटा, ये तो इंफ्रारेड आएंगी, अल्ट्रावायलेट कहां से आ गई? द ट्रैपिंग ऑफ लॉन्ग वेव्स, द ट्रैपिंग ऑफ लॉन्ग वेव्स और इंफ्रारेड, द ट्रैपिंग ऑफ लॉन्ग वेव्स और इंफ्रारेड इज नोन एज इज नोन एज इज नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज, इज नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज, और इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अरे यार एक मिनट, इसलिए ट्रैपिंग ऑफ लॉन्ग वेव्स और इंफ्रारेड बाय द गैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर, बाय द गैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर, बाय द गैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है? लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव्स, इंफ्रारेड किसकी वजह से होता है? क्या लिखोगे? इंफ्रारेड या लॉन्ग वेव्स। हिंदी में इसको हरित प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित प्रभाव बोलते हैं इसको। द ट्रैपिंग ऑफ लॉन्ग वेव्स और इंफ्रारेड बाय द गैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, हिंदी में लिखोगे वायुमंडल की वायुमंडल की वायुमंडल की गैसों द्वारा वायुमंडल की गैसों द्वारा वायुमंडल की गैसों द्वारा लंबी तरंगों लंबी तरंगों लंबी तरंगों या अवरक्त तरंगों का लंबी तरंगों या अवरक्त तरंगों का अवशोषित होना हरित प्रभाव कहलाता है। ठीक है, नोट करके डाल लिखिए बेटा, नोट करके डाल लिखिए। तो बना लीजिए, फिर काम करते हैं, जितना ही रखते हैं, अगली क्लास में इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं बेटा, नोट कर लीजिए। 5 मिनट में 5-7 मिनट का टाइम है, कर देंगे, आपको डाउट पूछना पूछ लीजिए।